Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from तर्क शास्त्र। तो दोस्तों हम लोगों ने सीमेट के जनरल अवेयरनेस के PYQ की सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस द PYQs ऑफ सीमेट 2022। सीमेट 2022 में सिर्फ एक अटैम्प्ट हुआ था, तो वी हैव जस्ट वन पेपर ऑफ दैट एंड कितने क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिड्यूस कर दिए गए थे तो 20 है ना। पैटर्न चेंज हुआ था, इसके पहले पैटर्न में इंक्लूजन हो चुका था इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, पर 2022 और में क्या चेंज हुआ था कि जो क्वेश्चंस हैं वो कम कर दिए गए थे। सो 25 क्वेश्चंस की जगह अब 20 क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो गए थे एंड देन ऑफकोर्स 2023 और 2024 में सेम पैटर्न फॉलो करा गया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सेम ही पैटर्न हम लोगों को 2025 में भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो थ्रू दी क्वेश्चंस कि 2022 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमें वहाँ से क्या क्या हिंट मिलती है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को और भी देखने चाहिए। लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। So let's go ahead with the first question। जो पहला क्वेश्चन था 2022 में, that was the term butterfly is associated with which sport basically। एंड अगर आप लोग को थोड़ा भी आइडिया, अगर आप थोड़ा भी स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, यू मस्ट नो दैट स्विमिंग में देयर इज़ अ स्ट्रोक नोन एज बटरफ्लाई, है ना, जिसमें दोनों हाथ जो है वो आप लोग लेके चलते हैं, देन यू डू स्विमिंग, राइट। तो दैट इज दिस इज़ अ टर्म विच इज़ एसोसिएटेड विद स्विमिंग। अगेन ओलंपिक्स में भी देयर इज़ अ होल बटरफ्लाई स्ट्रोक वाला स्विमिंग कॉम्पिटिशन एंड स्टफ, राइट। तो डेफिनेटली यू कैन एसोसिएट दिस विथ स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एंड मैंने आपको बार बार बोला है कि आप लोगों को स्पोर्ट्स के डेफिनेटली बेसिक टर्मिनोलॉजीज और ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट इज चेंज इन सीजन्स ऑकर ड्यू टू, है ना, तो सीजन क्यों चेंज होता है ना। अर्थ रोटेशन इज़ बेसिकली जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है, अब उसके कारण जो डे और नाइट वाला चीज़ है वो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। पर अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इवेंट्स जिसके कारण सीज़न आते हैं, बिकॉज जो अर्थ की एक्सिस भी है अराउंड द सन, that is not circle, that is not equidistance from the sun, that is oval sort of, right। और वहाँ पर अर्थ सन से कुछ मंथ्स में डिस्टेंस पे होता है, कुछ मंथ पे पास होता है। दूसरी एक और चीज़ जो होती है दैट इज़ कि इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ जो है वो इस तरीके से नहीं है, राइट, इस तरीके से नहीं रोटेट होता है, इट इज़ बेसिकली टिल्टेड अ बिट, है ना। कितना, इट इज़ 23.5 डिग्रीज़ का एक टिल्ट है, राइट। तो होता क्या है कि अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्व करता है तो कभी एक पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, वो सन से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, तो उस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स आते हैं, और जब सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा करीब होता है सन के, उस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न होता है, राइट। इक्वेटर पे यूजुअली दो ही सीजन्स देखने को मिलते हैं, ड्राई और वेट, है ना। इक्वेटर पर अगेन बारिश काफ़ी देखने को मिलती है। सो जो दो रीजंस हैं जिसके कारण अर्थ में सीज़न चेंज होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ्स रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। सो बी एंड सी विल बी दी आंसर। Let's move ahead। क्या है, which of the following is true regarding vehicle scrapping policy recently announced by the center। अगेन ये 2021 में अनाउंस हुई थी, 2022 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट बनता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों के लिए नेचुरली स्कीम्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को स्कीम्स पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही थी इंडिया की 2024 में, आप लोग अनिकेत सर का जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर स्कीम से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर आपको चाहिए कि स्कीम से रिलेटेड और भी आपको वीडियोस चाहिए, यू कैन थ्रो अ कमेंट एंड वी विल ट्राई कि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना सकूँ। सो लेट अस नो, राइट। ऑल्सो यू कैन लेट अस नो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको लगती है इम्पॉर्टेंट है
अकॉर्डिंग टू फॉर सीमेट एग्जामिनेशन कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। द आंसर फॉर दिस इज बेसिकली ए, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो थे दे वर एडवाइज टू ऑफर रोड टैक्स रिबेट अप टू 25% फॉर पर्सनल व्हीकल्स, है ना। पर्सनल व्हीकल्स के लिए 25% तक टैक्स रिबेट मिलेगा एंड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड 5% डिस्काउंट ऑन परचेस ऑफ अ न्यू व्हीकल अगेंस्ट दी स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। अगर आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देते हो तो मैन्युफैक्चरर्स को 5% का डिस्काउंट देने की बात करी थी। तो अगेन एक अच्छी मुहिम स्टार्ट करी गई थी। नाउ next is article 356 of the constitution of India provides for, okay, so the answer for this is basically imposition of a precedence rule in a state. article 352 356 और 360 ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। ये टोटल मिला के इमरजेंसी की बात करते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पर एक बार लगाई गई थी। स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुई है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी हमारे यहाँ लगती रहती है। स्टेट इमरजेंसी जब भी कोई सरकार जो है वो अपना स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाता एंड दे आर नॉट एबल टू गो ऑन विथ देयर टर्म और प्रॉबेबली इस्टेब्लिश अ वैलिड गवर्नमेंट, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जहाँ पर जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है और स्टेट का जो रूल है दैट कम्स इन अंडर दी हैंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी टेक केयर करता है, राइट। तो ये स्टेट इमरजेंसी रहती है। स्टेट इमरजेंसीज बहुत बार लगी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ दिस फॉर देयर मोटिव्स, ठीक है। ये जो इमरजेंसी वाला पार्ट है दैट कम्स इन पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 352, 356 और 360 के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी में देयर वाज दिस टर्म आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, पहले बोला गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट से ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के साइन के बाद दे कैन गो फॉर नेशनल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी वो लगवा सकते हैं अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है। पर ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है दिस इज़ वेरी ट्रिकी, है ना। इसी चीज़ को यूज़ करा गया था इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पर जब नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह 44th अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में था 44th अमेंडमेंट, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, इसको चेंज कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन। मतलब नेशनल इमरजेंसी सिर्फ तब लगाई जा सकती है जब हमारे आर्मी के जो लोग हैं वो एक आर्म्ड रिबेलियन कर दे अगेंस्ट दी सरकार और सरकार को बोले तख्ता पलट करने की कोशिश करे, जैसा बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हुआ था। कूप बोलते हैं उसको, COUP, ठीक है। तो डेफिनेटली 356 क्या है भाई, प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रोफेसर अमर्त्य सेन वॉज ऑनर्ड विद, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला है और उनको भारत रत्न मिला है। पीस से उनका कोई लेना देना नहीं है, ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट, राइट। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो BNC होगा। आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए, आप लोगों को नोबेल प्राइज़ विनर्स 2024 के, नोबेल प्राइज़ विनर्स 2024 के उनके नाम मालूम होने चाहिए। इंडिया के जो रेसिपिएंट्स हैं, इंडियन रेसिपिएंट्स ऑफ नोबेल प्राइज़, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, जब भी आप इंडियन रेसिपिएंट सर्च करते हो तो फिर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो इंडियन नेटिव हैं लेकिन दे डू नॉट पजेस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो लोग अमेरिका या कहीं शिफ्ट हो चुके थे। तो जो मेजर 5 लोग हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स भी थे एंड दे रिसीव नोबेल प्राइज़ वर्ड, अगेन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है प्लीज़, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए। ऑल्सो यू कैन मेंशन दी नोबेल प्राइज़ विनर्स ऑफ इंडियन नेटिव बट हु वर
रिसाइडिंग और हैड द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर नेशन। डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, इसके भी कमेंट बॉक्स में आई नीड आंसर्स, राइट। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या है भाई? स्टेटमेंट 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड माइनॉरिटी टू मीन एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये सही है। आर्टिकल 29 और 30 जो है, आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद कल्चर से डील करता है, कल्चर एंड इट्स राइट्स। बेसिकली ये माइनॉरिटीज़ के राइट की बात करता है, राइट। तो डेफिनेटली उस तरह ये दे रखा है। एंड दिस मे बी अ होल कम्युनिटी लिविंग विद इन अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, चलेगा, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली फाइन है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? Who among the following was a French journalist and novelist known for his series of 20 novels collectively known as Les Rougon-Macquart? Now again ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बार बार बोल चुका हूँ आता है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मालूम है तो आप कर पाओगे, अगर नहीं मालूम है तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेस इट, ठीक है। देन प्रोबेबली अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं फ्रेंच नेम पढ़ रखे हैं तो आप लोग आ सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, बट अगेन दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, एंड द आंसर इज़ एमाइल ज़ोला। ओके, सो ही वॉज द फ्रेंच जर्नलिस्ट एंड नॉवेलिस्ट जिन्होंने 20 नॉवेल्स लिखी थी, और उनका कलेक्शन का नाम जो था दैट वॉज लेस रूगन-मैकॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो द टोटल नंबर ऑफ जजेस इज 15। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेड क्वार्टर्स इज इन हैग, ठीक है, नीदरलैंड्स। इट्स अ यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। क्या काम करता है? तो बेसिकली जो डिफरेंट नेशंस के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, वो डिस्प्यूट्स को लेकर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, राइट। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आप लोगों को इनके प्रेसिडेंट, इनमें जो चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम आपको डेफिनेटली मालूम होने चाहिए। तो अगेन कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ऑल्सो हु इज़ द इंडियन जज करंटली सर्विंग इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनका भी नाम आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट डिटेल रहेगी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो मैच द फॉलोइंग है। बेसिकली हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट करा है फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल राइट्स का चार्टर है वो हम लोगों ने करा है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 248। रेसिडुअल पावर क्या होती है? रेसिडुअल पावर बेसिकली, सो देयर आर 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर्स जो है वो एनलिस्टेड हैं। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स दे रखे हैं, उन सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स एन्यूमरेटेड हैं, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को होता है। कॉन्करेंट लिस्ट जो रहती है उस पर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है, पर इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका लॉ प्रिवेल करता है ना। अब देखो, इवॉल्विंग है हमारा जो देश है, हमारा जो कानून है वो इवॉल्विंग है, डायनामिक नेचर है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नए कानून के सब्जेक्ट मैटर्स भी हमें लेने पड़ते हैं। तो वो सब्जेक्ट मैटर्स जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट तीनों में एन्यूमरेटेड नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर्स पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन को दिया जाता है। पार्लियामेंट के पास वो पावर है और उसी पावर को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल पावर, ठीक है। आर्टिकल 248 में एनश्राइंड है और ये लिया गया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। द प्लानिंग कमीशन एंड 5-year प्लान, दिस वॉज टेकन फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एनंसिएशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो DPSP जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, राइट। एंड हेंस द आंसर विल बी डी का 4 जो है ये, इट विल बी डी, A3 एंड वगैरह वगैरह, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लीज़ रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ इंडियन डांस इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर, ठीक है। तो पर्शियन कल्चर जो है
वहाँ जो इन्फ्लुएंस हुआ है दैट इज़ कथक, ठीक है। तो कथक इज़ दी डांस फॉर्म, कथक इज़ दी डांस फॉर्म। अगेन आप लोगों को डांस, क्लासिकल डांसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल डांसेस, कल्चर जो एक मोटा टॉपिक है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो गांधी अर्विन पैक्ट, गांधी अर्विन पैक्ट जो है वो 1931 में साइन किया गया था बिटवीन गांधी एंड अर्विन। नेक्स्ट इज नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इट वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग देखते हो उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया था दैट वाज बेसिकली नेहरू रिपोर्ट एंड दैट वाज मेड इन 1928। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इन 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, उसके बाद हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करा था कि भैया हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के साथ। और क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है दैट स्टार्टेड इन 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि वो सबसे लेटर होना चाहिए, इन सब के बाद में होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि वो वन ऑफ द लास्ट मूवमेंट था, ठीक है। तो डी लास्ट में होना चाहिए, तो डी लास्ट में, बी और डी में से आपको चूज़ करना पड़ता। एंड द फर्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इज़ सी, तो डेफिनेटली बी विल बी दी आंसर, राइट। चल नेक्स्ट, इन बैंकिंग सेक्टर GNPA refers to, so GNPA is gross non performing assets। ठीक है, तो एसेट्स नहीं दे रखा है तो हम लोग एडवांसेस लेके चलते हैं। एज सच इट इज़ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जहाँ पर कोई लोन लेता है बैंक से और अब वो लोन चुका नहीं पा रहा है, तो वो जो एसेट था, देखो बैंक जब किसी को लोन देती है तो वो अब उसको ब्याज भी देता रहता है। अब वो जो चीज़ है, अगर कोई अपने आप को इंसॉल्वेंट बोल देगी, यार मैं तो अब कर ही नहीं सकता, पेमेंट ही नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस जो है वो ठप पड़ गया, तो उस केस में वो जो बेसिकली अमाउंट है वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स के लिए, है ना। और उसमें भी देयर इज़ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं बैंक की, या इंडिया में जो बैंक्स हैं बैंकिंग सिस्टम को चेक में रखने के लिए, ठीक है। सो डेफिनेटली ईजी था, आई थिंक आप लोगों को आइडिया होगा अगर आप थोड़ा भी बैंकिंग के बारे में समझते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आर लंग्स हैव टू पार्ट्स, द लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ट्रू। स्ट्रक्चरली टू पार्ट्स ऑफ द लंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अगेन ट्रू। राइट लंग जो रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेफ्ट लंग जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। 3 लोब्स और 2 लोब्स का कुछ केस रहता है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोला है कि बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को मालूम होने चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ लेनी चाहिए इन ह्यूमन बॉडी के बारे में। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइंस ही पूरा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट कंट्री टू बी लेबल्ड एज बनाना रिपब्लिक वाज, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सो द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय ओ हेनरी, ठीक है। एंड दिस वॉज टर्म बिकॉज ये जो बनाना रिपब्लिक यूज़ होता है, ये होता है अ वीक government, basically a country with a weak government, a country with a weak government, a poor country भी बोल सकते हैं, poor country with a weak government, sorry, ठीक है। तो बेसिकली द आंसर इज़ होंडुरास। होंडुरास जो है वो एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला के पास में है, राइट। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं बेसिकली, कैरिबियन सी के पास में। होंडुरास जो है पुअर कंट्री है, जनरली डिपेंड्स ऑन बनाना। उस टाइम पर दे वर डिपेंडेंट ऑन बनाना कल्टीवेशन, और ये सिर्फ बनानास बेच के अपने पास पैसे लेकर आ पा रहे थे, तो इसलिए हेंस द नेम दे गॉट द नेम बनाना रिपब्लिक। और काफ़ी पुअर कंट्रीज जहाँ पर वीक गवर्नमेंट होती है ना, देयर इज़ नो strong government in that country, then we say कि this is a banana republic, right? Honduras was the first country to be labeled as banana republic. Next is match list 1 and list 2, तो PV सिंधु and the sport। PV सिंधु बहुत easy है, boxing।
तो ए का 4 होना चाहिए, ए का ए का 3, बैडमिंटन तो ए का 3 एक ही ऑप्शन है, तो अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पीवी सिंधु तो आप सबको मालूम होना चाहिए, शी इज़ अ फेमस बैडमिंटन प्लेयर, है ना। तो ए का 3। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट इज फूड इज कुकड इन प्रेशर कुकर। अपने को दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने, क्विकली बिकॉज इट रिटेन्स हीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नहीं, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। फूड इज कुकड इन प्रेशर कुकर क्विकली बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। दिस इज ट्रू। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन दी प्रेशर वाला कंडीशन, राइट। जब प्रेशर में रखा जाता है तो जहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री, दैट गोज़ टू समवेयर अराउंड 120 डिग्री इन कुकर्स, प्रेशर कुकर्स, और इसलिए जो फूड है वो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो पाता है प्रेशर कुकर्स में, ठीक है। और स्टीम जो रहती है उसकी भी, क्योंकि वो निकल नहीं पाती है, तो वो उसकी भी जो टेम्परेचर है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई food gets quickly prepared or cooked in pressure cooker. So the answer would be statement 1 is false, but statement 2 is true, right? Next, on what does the dollar rupee exchange rate in India depend? So it definitely depends on the demand and supply equilibrium, है ना। जो डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट है वो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है डॉलर की और रुपए की, राइट। अब ये डॉलर की डिमांड और रुपए की डिमांड कैसी होती है, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। हम लोग कितना, हमारे यहाँ पर कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, और हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू यूएसए। अब एक्सपोर्ट्स के लिए यूजुअली हम लोगों को डॉलर लगता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को एक्सपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, हम लोग को इम्पोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग अपने कंट्री से डॉलर पे करेंगे, राइट, और इसलिए डॉलर्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये कुछ डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम रहता है, जिसके कारण डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज है वो डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ कि द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ओके, सो चारों डायरेक्शन के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो भाई द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज सियाचिन, ये तो हम लोगों को मालूम है, सियाचिन ग्लेशियर इज नॉर्दर्न। सर क्रिक जो पॉइंट है वो वेस्टर्न मोस्ट है, तो वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबितू, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ए का 1 होना चाहिए, ए का 1 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑफकोर्स ईजी है। Who among the following ruler belongs to slave dynasty? तो स्लेव डायनेस्टी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश बेसिकली फेमसली नोन एज, ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी थी दैट स्टार्टेड इन द ईयर 1206, 1290 तक चली। वन ऑफ द फर्स्ट सल्तनट्स, दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट। सेकेंड इज खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज डन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, या ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक या ऐबक, जस्ट सी फॉर दिस, राइट। इसके बाद फिर इल्तुतमिश आ जाते हैं। इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर इसके बाद उनकी डॉटर रज़िया, ठीक है, रज़िया, and then it ended with, okay, I'm forgetting the name of the fourth, ठीक है, but it ended with that, right। तो this was the slave dynasty, right। आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बेसिकली आप लोगों को पूरा ही जितनी भी डायनेस्टीज थी उन सब के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड देन पूरा जो मिडिएवल हिस्ट्री वाला पार्ट है वो आप लोगों को कवर कर लेना चाहिए विथ ईयर्स, है ना। आप लोगों को साल भी मालूम होने चाहिए, तो डेट्स आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, बोडो इज़ वन ऑफ दी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। स्केड्यूल 8 जो है, यहाँ शेड्यूल 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट स्पीक्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस या द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, सॉरी, लैंग्वेज
जो है जिनको रिकॉग्नाइज़ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज होती हैं। बोडो इज़ वन ऑफ दी स्केड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है, थ्रू अमेंडमेंट आया था। संथली, तमिल और बोडो, राइट, संथली और बोडो, एंड देयर वाज अनदर लैंग्वेज विच हैड इंक्लूडेड थ्रू द अमेंडमेंट. Nepali is one of the scheduled languages of India. Yes, again this is also true. This is also true. तो डेफिनेटली आपको सारी लैंग्वेजेस जो है गो थ्रू कर लेना. 22 लैंग्वेजेस है, एक बार ही देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, या एटलीस्ट जहन में रहेगा कि यार क्या क्या लैंग्वेजेस होती हैं. नेक्स्ट इज, सो यस, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. क्या इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. यस, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये सीरीज़ हेल्प कर रही है तो प्लीज़ लेट अस नो. आप लोग में से कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर हम लोगों को ये सीरीज़ किस तरीके से देखनी चाहिए. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग इसकी स्पीड 2x में रखें, फटाफट से नो दी वन लाइनर्स. कुछ वन लाइनर्स मैं डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये डेफिनेटली आपको मालूम होने चाहिए. इसके साथ साथ वो टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हैं, उनके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपका जो मटेरियल है उसको शॉर्ट कर देता है, राइट. डेफिनेटली यू मस्ट फोकस ऑन देम, राइट. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.